नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि मुंबई से सामने आई है। बता दें, दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है। बता दें, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई और इसके बाद हार्ट अटैक जो है कारण बताया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद सिद्धार्थ का जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया जा रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। और आपको बता दें कि कल ही सिद्धार्थ की शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन तब तक के लिए सिद्धार्थ का शव अस्पताल में ही रहेगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे और उनका जो पोस्टमार्टम है वो किया जा रहा था मुंबई के कूपर अस्पताल में। पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है, कल शुरुआती रिपोर्ट आएगी और तब तक के लिए शव को अस्पताल में ही रहना होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मुंबई से सिद्धार्थ शुक्ला के शव को अस्पताल में ही रहना होगा, कल आएगी शुरुआती रिपोर्ट। आपको बता दें, सिद्धार्थ की मौत के पीछे का जो कारण है वो बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से सिद्धार्थ की मौत हुई है। लेकिन आपको बता दें, मौत का कारण स्पष्ट करने के लिए ये पोस्टमार्टम किया गया और इस दौरान जो है सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम अब खत्म किया गया है और इसी के साथ ही कल शुरुआती रिपोर्ट आएगी, जिसके बाद साफ हो जाएगा मौत के पीछे के कारण जो भी हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए सिद्धार्थ के शव को अस्पताल में ही रखे रहने की जो है वहां पर जानकारी दी गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें, कल ही सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ का चल रहा पोस्टमार्टम अब खत्म हो चुका है, कल ही शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद सिद्धार्थ का अंतिम संस्कार किया जा सकेगा और मौत के पीछे के कारणों का स्पष्टीकरण हो पाएगा। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक आने की वजह से सिद्धार्थ रात घर पहुंचे थे और दवाइयां खाकर सोने गए थे, लेकिन सुबह वो उठे नहीं और उनकी मौत की पुष्टि की गई है। सिद्धार्थ अपनी माता के साथ रहते थे और इस दौरान सिद्धार्थ के शव को कूपर अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, कूपर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ को मृत घोषित कर दिया। सिद्धार्थ की मौत के बाद से ही बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में शोक की लहर इस वक्त दौड़ रही है। और इसी के बीच आपको बताते चले कि सिद्धार्थ की मौत के पीछे फिलहाल हार्ट अटैक बताया जा रहा है, लेकिन सभी वजहों को खंगालने में जुटी है पुलिस। और इसी बीच सिद्धार्थ के शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल भेज दिया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम किया गया। और हाल ही में सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम खत्म हुआ है और अब सिद्धार्थ के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने का इंतजार है, जिसके बाद मौत के पीछे के कारणों का साफ होना सबके सामने आ जाएगा। मौत के पीछे के जो भी कारण है स्पष्ट रूप से बताया जा सकेगा कि आखिर सिद्धार्थ की मौत के पीछे का वजह क्या रही, क्या कुछ वो कारण था जिसकी वजह से सिद्धार्थ की मौत हुई है। हालांकि अब तक परिवारजनों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि काफी सामान्य हालातों में सिद्धार्थ की जो है यहाँ पर मौत हुई है। हालांकि काफी दुखद है और अचानक से अकाल मृत्यु बताया जा रहा है, लेकिन परिवार ने कोई संदेह नहीं जताया है। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर डाला है और ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर एक निशाना साधा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, जहां उन्होंने लिखा कि आधुनिक आम मंडी आज वीरान पड़ी है। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बताया कि सपा के समय में बनी आम मंडी वीरान पड़ी है, रंग बदलने वालों ने सब बदरंग कर दिया है। अखिलेश की तरफ से ये ट्वीट किए गए, ये जमकर कटाक्ष जो हैं योगी सरकार पर किए गए हैं। भाजपा पर साफ तौर पर अखिलेश का ये वार देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल, यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया में चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई है। और एक मामले में सुनवाई के दौरान आज कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस तरह की मीडिया पर कोई नियंत्रण नहीं है।
बिना किसी जिम्मेदारी के आम लोगों, जजों और संस्थाओं को बदनाम करने वाली खबरें मीडिया पर आमतौर पर देखी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट तबलीगी जमात मामले की मीडिया रिपोर्टिंग को सांप्रदायिक और झूठा बताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इसी दौरान ये तमाम दलीलें जो है सामने आई हैं और इसी बीच आपको बता दें कि इस मामले में पहले कोर्ट सरकार से कह चुका है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैलाने वालों पर नियंत्रण की व्यवस्था बनानी चाहिए। इसी बीच अब आज सरकार की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए कुछ और समय मांगा गया है। इसी दौरान कोर्ट ने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया का भी मसला उठा दिया। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया है कि वेब और सोशल मीडिया पर अवांछित गतिविधियों पर नियंत्रण के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 को बनाया गया है, लेकिन इसी प्रावधानों को अलग अलग मीडिया संस्थानों ने दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने मीडिया के खिलाफ कार्रवाई पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में मेहता ने आगे बताया है कि निवेदन करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सभी मामलों की सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई के लिए आवेदन किया है। कोर्ट उसे जल्द ही सुने। और धर्म विशेष का प्रचार प्रसार करने और धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों को सरकारी मदद मुहैया कराए जाने पर मचे घमासान के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने मदरसों को मिलने वाली सरकारी अनुदान के साथ साथ यहां होने वाले भेदभाव समेत 6 बिंदुओं पर सवाल उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से कई बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। बता दें कि अदालत ने यूपी सरकार से बताने का कहा है कि धर्म विशेष की शिक्षा देने वाले मदरसों को किस कानून या किस अधिकार के तहत सरकारी मदद मुहैया कराई जा रही है। क्या सरकार को मदरसों को आर्थिक मदद मुहैया कराए जाने का कोई कानूनी अधिकार है? क्या जनता द्वारा चुनी गई सेक्युलर सरकार किसी धर्म विशेष के केंद्र पर आर्थिक मदद देकर उसे संचालित करा सकती है? क्या सरकार किस आधार से इन मदरसों का खर्च उठाती है? अदालत ने सरकार से यह भी पूछा कि मुसलमानों के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक धार्मिक शिक्षण संस्थानों को भी क्या इसी तरह की मदद दी जाती है? क्या मदरसों में लड़कियों के प्रवेश पर पाबंदी होती है? और अगर होती है तो महिला वर्ग को मदरसों में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो क्या यह फैसला देश के संविधान के खिलाफ और विभेदकारी नहीं है? सरकार को यह भी बताना होगा कि जब सभी शिक्षण संस्थानों में खेल के मैदान का होना बेहद जरूरी रखने का नियम है, तो मदरसों में इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जाता? बहरहाल आपको बता दें कि सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी गई है। इसी बीच अदालत इस मामले में अब 6 अक्टूबर को एक बार फिर से सुनवाई करेगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो जेईई मेंस परीक्षा से जुड़े इस मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें, दिल्ली समेत तमाम शहरों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई और इस दौरान आपको बता दें सीबीआई ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है, एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें जेईई मेंस 2021 के एग्जाम को लेकर एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई की तरफ से दिल्ली समेत तमाम शहरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि एक डायरेक्टर, 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही कुछ और लोगों के नाम भी इसमें शामिल है। सीबीआई की दिल्ली समेत कई शहरों में छापेमारी लगातार जारी है। बता दें कल ही सीबीआई पर इस तरह का जो है जांच के लिए आदेश जारी किए गए थे। एक शिकायत दर्ज की गई थी जहां जेईई मेंस का जो परीक्षा है उसमें धांधली का मामला सामने आया था, जिसको लेकर कई शहरों के 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई। इसी बीच आपको बता दें इंस्टीट्यूट से जुड़े ठिकानों की तलाशी भी ली गई है और सीबीआई ने करीब 20 ठिकानों पर आज छापेमारी की। साथ ही छापेमारी की कार्रवाई अभी तक जारी है। दिल्ली समेत 20 शहरों में छापेमारी की गई। और इसी बीच बुलंदशहर की ओर रुख करेंगे, जहां से खाकी को शर्मसार करने वाली एक घटना एक बार फिर से सामने आई है। इसी बीच अब पुलिस के कंधे पर महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी जिन कंधों पर थी, सरकार ने जिन कंधों को ये जिम्मेदारी दी थी, अगर वही अब महिला से छेड़छाड़ करने लगे तो फिर अपराधियों के हौसले बुलंद क्यों ना हो। ऐसे में बता दें ये पूरा मामला नरसौना थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है, जहां पर तैनात एक होम गार्ड ने थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत पर गई महिला के साथ छेड़छाड़ की है। पीड़ित ने शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।
पुलिस ने महिला की तहरीर पर आरोपी होमगार्ड के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गठरी करके उठवा गए चिपटी विपटी मोसू। फिर मैंने हल्ला मचाया तो एक संग भगे, मैंने गठरी गिर कर मैं वो इधर हाथ मारूंगे अभी। तो फिर मैं गाड़ी वाड़ी बकी ऐसा हल्ला वल्ला मचा कर तो भग गए। फिर मैंने नौकाई में अभी अपने घर के अंदर भेजाऊंगी तो नौका दे कल करवा ली, मेरे का करवाए। अच्छा कौन था? अच्छा योगिंदर शर्मा। हाँ। अब आप क्या चाहती हो? थाने आई हो? हमारे बड़े बूढ़े कंगे हमारे बुढ़े होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ मैं फिर हमारे बुढ़े हैं। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बहराइच में बिजली विभाग की लापरवाही से खेत में घास काट रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें, किसान की मौत बिजली से करंट लगने की वजह से हुई और इस दौरान एक और शख्स उसे बचाने के लिए दौड़ा तो पड़ोसी की भी करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। बता दें, इनका इलाज फिलहाल नजदीकी अस्पताल के लिए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया जा रहा था, लेकिन आपको बता दें बहराइच के थाना विश्वेश्वरागंज का मामला है, जहां पर सरकारी खदान के गोदाम में खेत में घास काट रहे किसान रमेश और एक अन्य साथी की यहां पर करंट की चपेट में वो आ गए, जिससे एक की मौत तो वहीं दूसरे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच आपको बताते चले, अचानक बिजली के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से दूसरा शख्स घायल हो गया है। दोनों की गंभीर हालत में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। 4 बजे रमेश कुमार सन ऑफ रामचंद्र निवासी हरदेवापुरवा कंछल थाना विशेषरगंज जनपद बहराइच उम्र 35 वर्ष अपने भाई विनोद के धान के खेत में दवा का छिड़काव करने गए थे। छिड़काव के बाद खेत से निकलने लगे तो जानवरों के बचाव हेतु लगाए गए तार के बाड़ में उलझ गए, जिसमें बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मेरठ के युवा नेता मोहन गुर्जर किनौनी को भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्ष बनाने के बाद आज प्रथम बार मेरठ आगमन पर उनका काफिला मेरठ के कई चौराहों से होकर गुजरा। इस दौरान नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से रोड शो में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का काफिला नजर आया। साथ ही नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मोहन गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 में भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है। भाजपा इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बीच युवा मोर्चा की पूरी टीम मजबूती के साथ काम करेगी और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका सच्चाई और निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़कर बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक पिछली पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता, दिन रात कार्य करने वाले समर्पित कार्यकर्ता को कभी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी बात, युवाओं को साधने की। इस देश के युवा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पुरजोर समर्थक रहे हैं और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से हैं। वहीं बहराइच के थाना मटेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहराइच के थाना मटेरा पुलिस ने मटेरा थाना क्षेत्र के 2 घास लादपुर के पास से 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 5 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की। साथ ही बरामद की गई चरस की कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नानपारा जंग बहादुर यादव ने यह बताया है कि मुखबिर द्वारा पुलिस को 3 संदिग्ध युवकों की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तीनों युवकों को गिरफ्तार कर तलाशी ली तो उनके पास से 5 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन पर आईपीसी की धारा 820 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। पुलिस आगे की
कार्यवाही में जुट चुकी है। अधीक्षक महोदया बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जाए अभियान के क्रम में थाना मटेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जो कहासलाह के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस मौके पर गई और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो उनके पास से 5 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस संबंध में थाना मटेरा में मुकदमा अपराध संख्या 156/21, 157/21 तथा 155/21 धारा 8/20 NDPS पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया है। बाराबंकी जनपद में कानून व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर हैदरगढ़ ब्लॉक मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे भाजपा नेता को बीच सड़क पर रोककर उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें, थाने पहुंचकर भाजपा नेता ने पूरे मामले की शिकायत लोनी कटरा थाने में की। मामला जनपद हैदरगढ़ तहसील के अंतर्गत लोनी कटरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां भिलवल चौराहे पर भाजपा नेता के साथ अभद्रता की गई है। बता दें, मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा मुख्यमंत्री द्वारा आदेशित प्रधानमंत्री आवास की चाबी सौंपने और प्रमाण पत्र देने से संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हैदरगढ़ ब्लॉक जा रहे थे कि उसी बीच रास्ते में भिलवल के पास ही कुछ लोगों ने उन्हें रोककर गाली गलौज करना शुरू कर दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। इन सब के बाद वो गिर भी गए, जिसके बाद उन्होंने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और थाने में पूरे मामले की जानकारी दी और शिकायत दर्ज कराई गई। बताते चले कि भाजपा नेता उत्तम वर्मा ने लोनी कटरा थाने में लिखित में तहरीर देते हुए कहा कि संबंधित घटना के बाद से वो काफी चिंता में है और काफी दहशत में है, साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो इसीलिए उनकी जान और माल का भी खतरा उन्हें बना हुआ है और मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की अपील की गई है। नमस्कार, मैं उत्तम कुमार, मंडल अध्यक्ष भाजपा बाराबंकी। मैं कल अपने घर से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशित कार्यक्रम आवास की चाबी देने हेतु हैदरगढ़ मुख्यालय ब्लॉक पर कार्यक्रम था, वहाँ मैं जा रहा था। मुझे षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों के बहकावे से महिला द्वारा मेरे साथ गाली गलौज व मेरी काला को घसीटा गया, जिसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और मैं संगठन से अनुरोध करता हूं कि साजिशकर्ता तथा महिला पर सख्त कार्रवाई की जाए तथा संगठन का कोई पदाधिकारी जलील न किया जाए। और इन लोगों के द्वारा मुझसे व मेरी जान माल व मेरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा है। ये लोग साजिश के तहत राजनीतिक देशभक्त ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसका खामियाजा मुझे व मेरे परिवार को बहुत ही बुरी तरीके से उठाना पड़ सकता है। और आपको बता दें कि नोएडा में रेस्टोरेंट में अब खाने का शौक रखने वाले और होम डिलीवरी मंगाने वाले लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है, जहां नोएडा प्रशासन ने रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स को बंद करने और होम डिलीवरी न करने का आदेश जारी कर दिया है। नोएडा के एडिशनल डीसीपी कुमार रणविजय ने बताया है कि कोरोना महामारी से पूरे देश जंग लड़ रहा है। साथ ही हाल ही में जिले में रेस्टोरेंट मालिक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके पीछे भी वजह होम डिलीवरी बताई जा रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने यह अहम कदम उठाया है। कोरोना वैश्विक महामारी से धीरे धीरे प्रदेश सरकार लड़ने में कामयाबी हासिल कर रही है, लेकिन नोएडा में 31 अगस्त से 30 सितंबर तक लागू धारा 144 के मद्देनजर रखते हुए अब जिले में रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स ना तो होम डिलीवरी कर सकेंगे और ना ही खुल सकेंगे। इस आदेश के बाद जहां रेस्टोरेंट एसोसिएशन निराश है, तो वहीं जिला प्रशासन इसे वैश्विक महामारी से निपटने और कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त कराने की दिशा में बढ़ाया गया कदम बता रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।